हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनग्रेव योर माइंड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 पॉवर्टी एज अ चैलेंज के क्वेश्चन आंसर्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ समरी डिस्कस की थी। समरी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर किसी बच्चे ने अब तक मेरी वो तीनों समरी नहीं देखी है तो मैं उन तीनों पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, या वहाँ से चेकआउट कर लेना। ऑल राइट, और एक इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए कि मैंने इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, जो कि आपको पेपर में बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर किसी ने मेरे वो वाले शॉर्ट्स भी अब तक चेक नहीं किए हैं तो मैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। अगर किसी ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक करना मत भूलना। Without any further delay, let's get start the video. The first question is, describe how the poverty line is estimated in India. हमें ये बताना है कि हम poverty line को कैसे estimate करते हैं इंडिया के अंदर। एक कॉमन मेथड है पॉवर्टी को मेजर करने का, गरीबी को मेजर करने का एक बड़ा ही कॉमन मेथड है, जो कि किस पे बेस्ड है, इनकम और कंजप्शन लेवल पे। अगर एक पर्सन का, ठीक है, अगर किसी पर्सन की इनकम और कंजप्शन लेवल जो है, जो हमारी गवर्नमेंट ने ये मिनिमम लेवल सेट कर रखा है, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ने मिनिमम लेवल इस तरीके से सेट किया हुआ है। इसमें कहती है गवर्नमेंट कि अगर किसी की इनकम और कंजप्शन लेवल, जितना वो कमा रहा है और जितना वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, अगर वो इस लेवल से नीचे है तो वो पर्सन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें यही बोला हुआ है, अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो अ मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल बेसिक नीड्स। अब हम इसे डिटरमाइन कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे? अब जैसे एक पर्सन के लिए नेसेसरी नीड क्या है, असेंशियल नीड क्या है, रोटी कपड़ा मकान, और क्या क्या ऐसी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो उसे जीने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, खाना भी तो चाहिए उसे, चाहे मिनिमम लेवल का ही मिले, बट खाना ज़रूरी है। फिर कपड़े भी ज़रूरी है, फुटवेयर, नंगे पैर तो घूमेगा नहीं, जंगल में तो रह नहीं रहा, आदिवासी है, जिंगा लाला हुई हुई करता रहेगा, चप्पल की भी ज़रूरत पड़ेगी उसको। ठीक है, फ्यूल एंड लाइट, रह रहा है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत होगी। ठीक है, फिर एडुकेशन, सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे जो कहते हैं ना, हमारी प्राइमरी नीड जो है वो हमारी क्या है, एडुकेशन। और मेडिकल रिक्वायरमेंट, ऐसा तो है नहीं कि वो गरीब है तो उसको कभी बीमारी नहीं होगी, बीमारी भी हो सकती है उसको, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उसको मिलनी चाहिए। ये डिटरमाइन होते हैं हमारे सबसिस्टेंस में। ठीक है, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं जो एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को चाहिए ही चाहिए, ये सारी चीज़ें तो एटलीस्ट। ठीक है, एक रिसेंट फॉर्मूला है फूड रिक्वायरमेंट में। देखो, गवर्नमेंट ने ना फूड रिक्वायरमेंट पे भी ये सेट की हुई है कुछ स्टैंडर्ड। ये कहा गया है कि अगर एक पर्सन, फूड रिक्वायरमेंट में गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि अगर एक पर्सन कुछ इनटेक कर रहा है, कुछ खा रहा है, तो उसको कितनी कैलोरीज मिलनी चाहिए। ठीक है, कैलोरीज पे बात होती है। तो अगर हम फूड रिक्वायरमेंट की बात करें तो फूड रिक्वायरमेंट में गवर्नमेंट ने डिज़ायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट सेट की हुई है कि जो गांव के लोग हैं उन्हें कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए और जो शहर के लोग हैं उनको कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए। अब ये डिफरेंस क्यों है? ठीक है, ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो शहर के लोग हैं वो जो है मेंटली वर्क ज़्यादा करते हैं। ठीक है, वो मेंटली वर्क ज़्यादा करते हैं, और जो गांव के लोग हैं वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो इनकी इसलिए जो हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग फिक्स की हुई है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपका बन जाता है 1 मार्क का कि क्यों उन्होंने डिफरेंट करा हुआ है कैलोरी रिक्वायरमेंट। तो कैलोरीज जो है वो इसलिए डिफर है यहाँ पे। ठीक है, एक पर्सन को गांव में, रूरल एरियाज में एक पर्सन को 2400 कैलोरीज मिलनी चाहिए। ऑल राइट, और अर्बन एरिया की हम बात करें तो अर्बन एरिया में एक पर्सन को कैलोरीज जो है 2400 मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन जो बन जाता है, मैंने आपको बताया था डिफरेंस क्यों, क्योंकि ये लोग जो है मेंटली वर्क ज़्यादा करते हैं अर्बन
के जो लोग होते हैं, जो लोग शहरों में रहते हैं, उनका मेंटल वर्क ज़्यादा होता है, ठीक है, रेदर देन फिजिकल वर्क। और जो गांव में जो लोग रहते हैं उनका फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा गांव में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी पर डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड होते हैं, तो इसलिए उनका फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर कोई पर्सन इस कैलोरी, जो रिक्वायरमेंट जो गवर्नमेंट ने सेट करी हुई है डिज़ायर्ड कैलोरी, अगर इससे कोई कम कंज्यूम कर रहा है, कम ले रहा है कैलोरीज, तो वो पर्सन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाता है, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर वो पर्सन आ जाता है। ऑलराइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक दैट द प्रेजेंट मेथडोलॉजी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इज अप्रोप्रिएट? में ये पूछा गया है कि जो प्रेजेंट मेथडोलॉजी है पॉवर्टी की, पॉवर्टी एस्टिमेशन की, क्या ये सही है? ये जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आएगा, ये पर्सन गरीब है या ये पर्सन गरीब नहीं है, तो क्या ये जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं, ये जो हम मान रहे हैं, क्या ये सही मान रहे हैं? नो। क्यों? आंसर नो। क्यों? ये जो प्रेजेंट मेथडोलॉजी है पॉवर्टी एस्टिमेशन की, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि इट टेक्स इनटू अकाउंट ओनली द बेसिक नीड्स, क्योंकि सिर्फ ये बेसिक नीड्स की बात कर रही है, जैसे कि खाने की, कपड़े की, या फ्यूल की, इन सब चीज़ों की, सिर्फ बेसिक चीज़ों की बात कर रही है। वो ये नहीं बात कर रही कि उस पर्सन को ये जो रिक्वायरमेंट मिल रही है, ये जो बेसिक नीड्स जो उसकी हैं, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, उसे क्वालिटी भी तो स्टैंडर्ड मिलनी चाहिए इन सब चीज़ों की। अगर उसे खाना मिल रहा है तो स्टैंडर्ड क्वालिटी का मिलना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है राशन, वो क्या प्रोवाइड करती है? लोवेस्ट क्वालिटी का प्रोवाइड करती है उनके लिए। तो इसलिए ये जो एस्टिमेशन है ये गलत है। हमें उनकी क्वालिटी पे भी फोकस करना है कि जो वो चीज़ इनटेक कर रहे हैं, जो वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या हो, अच्छी हो। ऑलराइट, नेक्स्ट, डिस्क्राइब द पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया सिंस 1973। इस क्वेश्चन में हमें पॉवर्टी ट्रेंड्स को डिस्कस करना है जो इंडिया में 1973 से चले आ रहे हैं। अगर हम रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो पॉवर्टी में डिक्लाइन आता गया है, ठीक है। 1973 में पॉवर्टी में एक डिक्लाइन आता गया है, घटती जा रही है पॉवर्टी, ठीक है, ऐसे रिपोर्ट्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही इस बात को। एज पर रिपोर्ट्स देयर वाज अ सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया। पहले कितना था रेशियो, पॉवर्टी रेशियो 55% था, 55% से घट के वो कितना हो गया, 36% हो गया 1993 में, ठीक है। फिर फर्दर डिक्लाइन हुआ, फिर वो 36% से घट के कितना आया, 26% पे आया 2000 के अंदर, ठीक है। बट जो नंबर ऑफ पुअर पीपल है रिमेन स्टेबल, ऑल राइट, दैट इज 320 million from 1973 to 1993. There was a significant decrease in the number of poor people to about 260 million till 2000. अब इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर देखो पॉवर्टी रेशियो घटेगा, ठीक है, अगर पॉवर्टी रेशियो डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, तो इट मीन्स जो पॉपुलेशन है पुअर पीपल की वो भी तो घटेगी। ऐसा, ये गरीब लोग ही तो गरीबी को दर्शाते हैं, तो जब गरीब लोगों की संख्या कम होगी तभी तो पॉवर्टी लेन भी, जो पॉवर्टी रेशियो है वो भी तो डिक्रीज होगा, ठीक है। ये पॉइंट ये बताना चाह रहा है। तो जो पॉवर्टी रेशियो ऑलवेज रिमेन्ड हायर इन रूरल एरियाज एज कंपेयर टू अर्बन एरिया में, अगर हम देखें तो वहाँ पे जो पॉवर्टी लेवल है वो, जो पॉवर्टी रेशियो है वो ज़्यादा है। ऑल राइट, पॉवर्टी रेशियो जो है हमारा रूरल एरियाज़ में वो हायर रहता है, ठीक है, एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज़, ठीक है। पॉवर्टी रेशियो अर्बन एरियाज़ में, गांव में गरीबी ज़्यादा रहती है और शहरों में गरीबी कम रहती है, ये पॉइंट ये बताना चाह रहा है। नेक्स्ट, इसको तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में आपको बिल्कुल मिल सकता है, ठीक है। या तो 3 मार्क्स का आ जाएगा या फिर 5 मार्क्स का, तो आप तो इस पूरे को करके जाना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको अपने मिड टर्म्स में या फिर जो आपको टर्म 1 के एग्जामिनेशन होती है उनमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कौन से रीजंस हैं पॉवर्टी के इंडिया के अंदर?
इट मीन्स क्या कॉज है पॉवर्टी, किन चीज़ों की वजह से बढ़ती जा रही है या है हमारे इंडिया के अंदर पॉवर्टी, गरीबी, ऐसे कौन से कारण है जिनकी वजह से गरीबी हमारी इंडिया के अंदर है। तो पहला है सोशल एस्पेक्ट, ऑल राइट। सेकेंड है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फोर्थ है राइजिंग पॉपुलेशन एंड द फिफ्थ वन इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज। फर्स्ट टॉपिक की तरफ अगर हम चलें, फर्स्ट टॉपिक में कह रहा है स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होना। ठीक, ये एक गैप बना देती है किसके बीच में, द लेवल ऑफ अवेलेबिलिटी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नेट रिजल्ट इज पॉवर्टी। अब ना मैं आपको ना ये दोनों पॉइंट ना इंक्लूड करके पढ़ाऊंगी तब आपको ये समझ आएगा। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो फैमिलीज हैं, ठीक है, इस फैमिली में सिर्फ 3 जने रहते हैं, मतलब न्यूक्लियर फैमिली है, स्मॉल फैमिली है, और इस फैमिली में 5 मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, इसमें 3 मेंबर रहते हैं, इसमें 5 मेंबर्स रहते हैं। ऑल राइट, अब ये तो हमें दिख ही रहा है कि ये थोड़ी बड़ी फैमिली है, ये थोड़ी छोटी फैमिली है। ठीक है, अब इसमें भी जो पर्सन है वो एक ही कमाता है, और इसमें भी जो पर्सन है वो भी एक ही कमाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है, जो उनकी कंज्यूमिंग है वो कम है, कंजप्शन जो है वो कम है। ठीक है, और यहाँ पे जो कंजप्शन है वो ज़्यादा है। सीधी सी बात है, जहाँ पर लोग ज़्यादा होंगे उनकी फूड रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ेगी, और जब फूड रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो अवेलेबिलिटी भी तो कम होगी। फॉर एग्जाम्पल कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मगर लैंड तो हमारी अर्थ पर उतना ही है कि लैंड भी बढ़ता जा रहा है। नहीं, सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लैंड नहीं बढ़ रहा। तो जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, कंजप्शन मीन्स उन्हें रिक्वायरमेंट, खाने की डिमांड इंक्रीज हो रही है कि ये खाना है, फूड रिक्वायरमेंट जो है, फूड की डिमांड इंक्रीज हो रही है, और अवेलेबिलिटी जो है वो कम होती जा रही है। तो इस पॉइंट में यही बता रहा है कि जितनी रिक्वायरमेंट है, जितने की हमें ज़रूरत है और जितना अवेलेबल है, उनमें एक गैप आ रहा है कि अवेलेबल इतना हम पर है नहीं, अवेलेबल हमारे पास इतना है नहीं, बट जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है हमारी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। तो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो जो है स्लो होती जा रही है। ऑल राइट, होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ आए हो। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में हमने लास्ट वीडियो में, अगर मैं आपको एक बार रिमाइंड कराऊं, तो लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस करा था कि अनएम्प्लॉयमेंट 3 टाइप्स की होती है। तो यहाँ पे मगर हमें 2 टाइप्स की ही डिस्कस करनी है। ऑल राइट, तो एक होती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड में मैंने आपको बताया था कि जितने लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, बट उसमें एक्स्ट्रा जो लोग होते हैं, अगर वो काम करें या ना करें, अगर हम उन्हें एक्स्ट्रा को निकाल भी दें तब भी जो प्रोडक्शन है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे 2 जने थे तब भी वो 100 यूनिट्स का काम कर रहे थे, 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे हम मैंने 5 जने लगा दिए तब भी जो प्रोडक्शन है तब भी 100 यूनिट्स की हो रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे लेबर इंक्रीज कर रहा है तो उसका मोटो तो यही है ना कि जितनी मैं लेबर को बढ़ाऊंगा उतनी मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है, मैं कितनी भी लेबर इंक्रीज करूँ प्रोडक्शन सेम रहेगी। तो जो ये एक्स्ट्रा 3 है इन्हें मैं क्या कहूँगी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट है एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये 2 तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं इस पॉइंट में। मेन कॉज है पॉवर्टी का इज अ कॉन्टिन्यूस एक्सपेंडिंग आर्मी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आर कंट्री। इसका मतलब ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी ही नहीं मिल रही, जो नौकरी के इंतज़ार में बैठे हैं कि हमें नौकरी मिलेगी, अब मिलेगी, अब मिलेगी। ठीक है, तो ये उनका रेशियो है कि नौकरी लगने वालों से कम संख्या उनकी है जो नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो अ जॉब सीकर, यही बोला इस पॉइंट में, जॉब सीकर इज इंक्रीजिंग इन नंबर एट अ हायर रेट दैट द एक्सपेंशन इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जॉब सीकर जो अपनी जॉब ढूंढ रहे हैं उनका जो नंबर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, रेदर देन कि जो लोग जॉब कर रहे हैं। ठीक है, जॉब करने वालों से ज़्यादा नंबर इंक्रीज हो रहा है किनका, जो जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें 2 ही तरीके के लोग आते हैं, मोस्टली एडुकेटेड लोग ही आते हैं इसमें, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। कि कितने बच्चे ऐसे हैं हर साल
कितने हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो अपनी डिग्री डिप्लोमास कंप्लीट करके बैठ जाते हैं, मास्टर्स डिग्री, ठीक है, और वो इस इंतज़ार में बैठे होते हैं कि अब हमें ये जॉब मिलेगी, वो जॉब मिलेगी, उस दौरान वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सोशल एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो द कास्ट सिस्टम, inheritance law, rigid tradition and customs are putting hindrance in the way of faster development and have aggravated the problem of poverty. अब देखो पॉवर्टी को इंक्रीज करने का और इस प्रॉब्लम को बढ़ाने का ये भी एक बहुत मेन कॉज है कि कास्ट सिस्टम, आपको पता है इंडिपेंडेंस के बाद कास्ट सिस्टम, जो अगर हम बात करें, जो हमारे एससीज हैं या हमारे एसटीज हैं, इन्होंने बहुत सफ़र करा है, ठीक है। का इंडिपेंडेंस से पहले भी और इंडिपेंडेंस के बाद तो और भी ज़्यादा इन्होंने सफ़र करा है, क्यों, क्योंकि इनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिले, ठीक है, और प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिले इन लोगों को, तो इनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हैं। ऑलराइट, तो कास्ट सिस्टम, इनहेरिटेंस लॉ और रिजिड ट्रेडिशन का मतलब होता है कि जो ट्रेडिशन हम चेंज नहीं कर सकते, जो स्टैटिक है, मतलब बिल्कुल ही रिजिड, कि वो बिल्कुल ही बेंड ही नहीं होना चाहते, जो अगर वो गलत ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं तो गलत ही मान रहे हैं, वो ये नहीं कि अंधविश्वास है या कुछ है, नहीं, वो बिल्कुल ही रिजिड है उस चीज़ को लेके, बिल्कुल नहीं चेंज करना चाहते वो। कस्टम्स आर पुटिंग हिंड्रेंस, अब जो ये सब चीज़ें हैं, ये जो डेवलपमेंट के अंदर है, ये एक रोक लगा रही हैं, डेवलपमेंट नहीं होने दे रही हैं ये सब चीज़ें, कि हमारे समाज में इतना भेदभाव है, इतनी अनइक्वालिटीज़ है, इतना बायस हम कर देते हैं, जेंडर के बेसिस पे भी हम बायस करते हैं, आपको पता है इंडिपेंडेंस के बाद भी और इवन देन अब तक वुमेन्स ने काफ़ी कुछ सफ़र करा है, ठीक है। तो ये सोशल सारे एस्पेक्ट है जो कि पॉवर्टी की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज, इसमें गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे जो ये इनकम इनइक्वालिटी है वो क्या हो, रिड्यूस हो। गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए और ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे इंडिया की जो वेल्थ है वो इंक्रीज़ हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी इन इंडिया। अब हमें कुछ ऐसे सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स को फाइंड आउट करना है जो कि बहुत बहुत वल्नरेबल है पॉवर्टी इन इंडिया। वल्नरेबल ग्रुप है हमारे इंडिया के अंदर। वल्नरेबल मैंने आपको समरी में भी बताया था, वल्नरेबल ग्रुप कौन होते हैं, जो लोग या तो गरीब थे, गरीब हैं, या आने वाले कुछ सालों तक गरीब ही रहेंगे, ठीक है। तो वो कौन कौन से लोग हैं, सोशल एस्पेक्ट पे अगर हम बात करें तो हम शेड्यूल कास्ट हाउस होल्ड, ठीक है, जो हमारे एससीज और एसटीज हैं, तो वो कौन आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं ये, तो हमारे जो एससीज और जो एसटीज हैं वो हमारे आ जाते हैं सोशल एस्पेक्ट में या सोशल ग्रुप में। फिर रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउस होल्ड एंड अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड, इसमें ये बोला है जो गांव में जितने भी स्मॉल फार्मर्स हैं या फिर जिन किसानों के पास अपने खेत नहीं है, अपनी ज़मीनें नहीं है, वो किसके अंदर आ जाते हैं, रूरल एग्रीकल्चरल लेबर के अंदर, ठीक है। या फिर वो लोग जिनकी अपनी ज़मीन नहीं है, वो दूसरों के खेतों पे काम करते हैं, ठीक है, लेबर। और यहाँ पे अर्बन कैजुअल लेबर में जो हमारे हाउस मेट्स होते हैं ना, ठीक है, या जो हमारे हाउस कीपर होते हैं, जो हमारे घर पे जितनी काम वाले जो काम करने आती हैं, काम वाली बाई कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, तो ये जो हाउस कीपर होते हैं, ये सब ये किसके अंदर आ जाते हैं, हमारे अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड के अंदर। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरे क्वेश्चन समझ आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, और मेरी वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगते हैं एक वीडियो बनाने में। सो लास्ट में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, तो आज पार्ट 1 में हमने जितने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पेपर में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, वो मैं आपको मार्क करा देती हूँ। ऑलराइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम पॉवर्टी लाइन को कैसे एस्टिमेट करते हैं इंडिया के अंदर। ऑल राइट, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द मेजर रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस जो 1 1 मार्क के हैं वो मैं आपके साथ शॉर्ट्स में डिस्कस कर रही हूँ, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच शॉर्ट्स ऑल्सो। ऑल राइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक